जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेद रहमान। वकार गिलानी भी शायद थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, वो कुछ मसरूफ हैं। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे ये जो पीटीआई के लिए हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि ऐसे लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी खुलना शुरू हुई हैं, लेकिन क्या वाकई कहीं ये फैसला हो गया है कि उन्हें आसानी देनी है, या ये हालात खुद ही उस डगर पर जा रहे हैं। फिर इसके बाद मुस्लिम लीग नून हुकूमत में तो मुश्किल में है ही, लेकिन पार्टी के अंदर उनके लिए क्या मामलात चल रहे हैं और क्या दोनों शरीफ बिरादरान जो हैं उनकी सोच आपस में मिल रही है या नहीं, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो जावेद साहब, मेरा ख्याल है कि हम शुरू अगर करें, क्योंकि मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है, वहीं से बात शुरू कर लेते हैं। हुकूमत में जब पीडीएम पहली दफा आई, उसका चेहरा मुस्लिम लीग नून थी। फिर पीडीएम टू अब बनी, उसमें मौलाना शामिल नहीं है, अगरचे वो पीडीएम के सरबराह थे। इस दफा वो कुछ खफा खफा है, लेकिन चेहरा हुकूमत का दोबारा मुस्लिम लीग नून ही है। तो जो अच्छा बुरा है वो खाते उन्हीं के पड़ता है। आप अगर देखें तो पीपल्स पार्टी ऐसे लगता है कि बिल्कुल इत्मीनान से एक साइड पे बैठी हुई है, अपने ओहदे भी उन्होंने ले लिए हैं और उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना उन पर उतनी तनकीद हो रही है जो मुस्लिम लीग नून पर हो रही है। अब हुकूमत बनाने के हवाले से पहली दफा भी हमने सुना था कि नवाज शरीफ साहब कुछ खुश नहीं थे। दूसरी दफा भी मैं पहले भी कह चुका हूं, आज दोबारा कहता हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब को कहीं ये गुमान होता कि ये हुकूमत जो है परफॉर्म कर लेगी, या ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी, तो वो अपने भाई को कभी सरबराह ना बनाते, वो खुद वजीर आजम बनते, जिसकी वो बारहा इंडिकेशन दे चुके थे इलेक्शन से पहले। उनकी बेटी बार बार ये कहा करती थी कि वो चौथी दफा वजीर आजम बनने जा रहे हैं। इलेक्शन से एक दिन पहले उन्होंने इश्तहार तक छपवाया, लेकिन जाहिर है उनकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, और अब उनके मेंबरान ये कहते फिर रहे हैं कि जी हमें अक्सरियत नहीं मिली, तो अब हम क्या करें। अब सवाल ये है कि जो इक्तफा करने जा रहे हैं अब वो, कि जी मुस्लिम लीग नून की सदारत दोबारा संभालेंगे नवाज शरीफ साहब, उससे वो क्या अचीव कर पाएंगे? क्या वो जो मफाहिमत की सियासत और जो हुकूमत कर रहे हैं कोalition की, शहबाज शरीफ साहब, क्या नवाज शरीफ साहब उस मफाहिमत की सियासत को तर्क कर देंगे? क्या वो दोबारा वोट को इज्जत दो के बयानिए पर जाएंगे? और उसके लिए उन्हें ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट से दोबारा टक्कर लेनी पड़ेगी। क्या मौजूदा सिचुएशन में वो अफोर्ड कर सकते हैं? सबसे बड़ा जो सवाल, जब वो वापस आ रहे थे इलेक्शन से पहले और इलेक्शन कैंपेन को उन्होंने लीड किया, वो ये था कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो ग्राउंड पर जो मकबूलियत खो चुकी है मुस्लिम लीग नून, उसको वो दोबारा रिकवर कर लेंगे। लेकिन हमें इलेक्शन के नताइज ने बताया कि ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। तो अब आप इस चेंज को कैसे देख रहे हैं? ये रस्मी चेंज है या इसमें से कुछ नतीजा भी निकलेगा? बहुत शुक्रिया अवैस सलीम साहब। आपकी तमहीद में से बहुत सारी पहलू निकलते हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है। सबसे पहले जो आपने बात की वो ये कि मौजूदा जो हुकूमत है, ये एक कोalition गवर्नमेंट है, लेकिन मलबा जो है वो आपकी मुस्लिम लीग नून रूलिंग पार्टी के ऊपर आता है। हर चीज़ का, हर जो कोताही होती है उसके ऊपर इन्हें मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है। इवन कि अगर जो इनके सबसे बड़े हरीफ हैं पीटीआई, उनसे मुतल्लिक कोई भी एक्शन लिया जाता है तो इनके ऊपर बात होती है। लेकिन यहाँ मैं आज की एक डेवलपमेंट से रिलेटेड बाद में बात करूँगा। देखें, मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत जब सँभाली तो इनके जो सबसे बड़े पार्टनर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने बहुत अभी तक बड़ा ज़बरदस्त प्ले किया। उन्होंने ये कहा कि हम आपकी फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। उसका दूसरा मतलब ये बनता था कि जो भी काम होना है, या वो ये है कि वो इस चीज़ को वेट एंड सी की सूरत में देख रहे हैं कि कितना एक इसको डिले किया जा सकता है। तो कल मेरी जब कमर ज़मान कायरा साहब से बात हो रही थी, मैंने हम्म। उनसे पूछा कि अ, अगर हुकूमत में आप आ चुके हैं, हुकूमत में आने का मतलब होता है उसकी मुल्क की बागडोर सँभालना। बागडोर सँभालना मतलब कि आप मिनिस्ट्रीज़ ले लेना, ज़िम्मेदारियाँ ले लेना। ये कौन-सी ज़िम्मेदारी है कि आप हुकूमत में भी हैं और मिनिस्ट्रीज़ भी नहीं है। ये किस तरीके से आप अ,
अपनी जो अवाम है, उनको कोई रिलीफ या उनको कोई खिदमत तो नहीं कर इसके रहे। बारे में वो गालिब का मिसरा है कि रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। जी, बिल्कुल, बहुत खूब। तो वो कहते हैं कि हाँ, ये हमारी जो पार्टी की सदारत है, उनका फैसला है, उसके ऊपर नज़रसानी वही कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा। अच्छा, ये इनके पास इन्होंने बड़ा अच्छा प्ले भी किया है कि साथ-साथ सदारत भी इनके पास है, गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट भी बन चुके हैं और स्टैंडिंग कमिटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा शेयर ये कुछ दिनों के अंदर आपके सामने ले अब आपने ये बात की जो मैंने आपको कहा था आज की डेवलपमेंट से मैं मदद खा हूँ। आज की डेवलपमेंट ये है कि यूसुफ ज़ा गिलानी साहब कोई कोई बड़ी पहली दफ़ा डेवलपमेंट लगती है जिसकी वजह से आपको खांसी हो रही है? पहली दफ़ा यूसुफ ज़ा गिलानी साहब ने ये कहा है कि अगर कोई डील जो लफ्ज़ उन्होंने डील इस्तेमाल नहीं किया, अगर कुछ ऐसा है तो हम तैयार हैं। मतलब कि मुसालियत के लिए। ये हुँ, पीटीआई से मुतल्लिक एक सवाल किया गया, जिसके ऊपर वो उन्होंने खुल के इसके ऊपर बात की है। इससे ये ज़ाहिर होता है वो अब मौजूदा सदर है इस टाइम। हुँ। इससे ये ज़ाहिर होता है कि कोई बहुत अ, ऐसा काम कहीं न कहीं किसी भी स्टेज पर हो रहा है, जिसके ऊपर ये डील कह लें, डायलॉग कह लें, ऐसी सूरतें बनती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए, मैं इसकी आपके सामने कुछ मिसालें सामने रखता हूँ। आपने परवेज़ इलाही साहब अभी तक आज की तारीख तक उनके ऊपर 20 केसेज़ अभी भी हैं। हुँ। वो इस दफ़ा जब वो बाहर तशरीफ़ लाए हैं, ना उन्हें रास्ते में किसी ने गाड़ी ने रोका, ना घर के बाहर किसी ने गाड़ी ने रोका। वो घर चले गए और वो घर में अभी तक बिल्कुल सही और उसके बाद उनके बयानात भी आना शुरू हो गए। हुँ। हमाद अज़हर आपके सामने आ गए। अब सुनने में ये आ रहा है कि कुछ दिनों बाद जो बाकी जो रोपोश हैं फवाद चौधरी साहब वापिस आएँगे और कुछ अरसे बाद सँभाल लेंगे पीटीआई को दोबारा से रोपोशी तो फवाद चौधरी साहब की खत्म हो चुकी है। आप शायद मुराद सईद की बात कर रहे हैं। जी, मुराद सईद साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी रोपोशी जो वो काफ़ी अरसे से गायब हैं, वो भी सामने आने वाले हैं। हुँ। अब और देखिए बड़ा खान साहब इंतज़ार ने है, जो पीटीआई के हामी हैं ख़ास तौर पर, उनको बड़ा इंतज़ार है मुराद सईद के आने का। लेकिन मसला ये है ना कि पीटीआई के हामी कभी खुश नहीं होते। जो लोग सामने आ जाते हैं, वो उनके ख़्याल में वो भी कॉम्प्रोमाइज़ है, जो छुपे हुए हैं उनके ख़्याल में वो भी कॉम्प्रोमाइज़ है। लेकिन अगर चीज़ें उस तरफ जा रही हैं और ये बड़ा इशारा है कि लोग बाहर आ रहे हैं, ज़मानतें मिल रही हैं, मंज़र-ए-आम पर आ रहे हैं रूपोशी से, और उनके खिलाफ उस तरह एक्शन नहीं हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। तो ये डील फिर किस बुनियाद पर होगी? क्या इमरान खान साहब से जो मुतालबात हैं बज़ाहिर कि वो खामोश रहें, वो अपनी पोज़ीशन से पीछे हट जाएँ, क्या वो उस पर तैयार हो जाएँगे? क्योंकि दूसरी तरफ तो नजम सेठी साहब और बहुत से और लोग ये कह रहे हैं, बल्कि एक तरह से खबरदार कर रहे हैं कि अगर वो पीछे ना हटे पीटीआई वाले, और जुडिशरी जो बकौल कुछ हलकों के सपोर्ट कर रही है इस वक्त पीटीआई को, खासतौर पर 6 जजेस का जो खाता है उसके बाद से, मैं उसको सपोर्ट नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि चलें वो एक जो कानूनी नुक्ता है उसको लेके चल रहे हैं, जिसके बारे में मुस्लिम लीग नून के लोगों का ये ख्याल है कि जी हमें जो है वो ऐसे लाड हमारे नहीं उठाए गए जो पीटीआई के उठाए जा रहे हैं। चलें उस बहस को हम छोड़ देते हैं, ये अदालत खुद ही तय कर लेगी कि कानूनी नुक्ता क्या है और क्या नहीं। मेरा सवाल बुनियादी ये है कि अगर इमरान खान साहब पीछे नहीं हटते, तो क्या वाक़ई मार्शल लॉ लगने का इम्कान है, या इसको सिर्फ़ थ्रेट के तौर पर ही इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, खान साहब का स्टेचर कुछ इस किस्म का उन्होंने डेवलप कर लिया है कि वो किसी भी डील का को नहीं मानते। मैं नहीं समझता, मैं एज़ अ जर्नलिस्ट जहाँ तक मेरी बसीरत या मैंने नहीं देखा कि किसी भी सियासतदान ने कहीं जाके कहीं कोई डील का लफ्ज़ कहीं डील ना की हो या पीछे 1 कदम या 2 कदम ना हटा हो। ऐसा कहीं मुमकिन नहीं है जो ये बात की जा रही है कि हमने इनको 2 कदम पीछे कर दिया, पसपा कर दिया। कहीं न कहीं ऐसे मामलात तय हो रहे होते हैं जहाँ आप देखें अ, बहुत बड़े दावे किए जाते थे जेयूआईएफ से रिलेटेड
मौलाना फजल रहमान साहब से रिलेटेड कि इनके साथ हम कभी नहीं बैठ सकेंगे, कुछ नहीं हो सकेगा। अब हम क्या देखते हैं कि उनके जो सबसे बड़े जो पार्टनर बने हुए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, वो मौलाना फजल रहमान साहब और हम्म। ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब के साथ अब वो मुल्क गिर हड़ताल या मुल्क गिर एहतजाज की कालें उनके साथ मिलके दे रही हैं। और दूसरी बात जो है खान साहब के ऊपर अब ले दे के कुछ केसेस इतने ज्यादा नहीं रह गए। वो जो साइफर का केस है, एक इद्दत निगाह का केस है और एक दो और केसेस हैं। और जिस सुकून से वो बातें कर रहे होते हैं, जो बातें उनकी बाहर तक आ रही होती हैं, मतलब कि जिस तरीके से उसे बयान किया जा रहा होता है, कोई कहते हैं कि जनाब वो एक्सरसाइजें मशीनें उनके पास हैं और वो बड़े सुकून से दुम्बे खा रहे मेरा हैं। ख्याल है उनके सुकून की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि वो जानते हैं कि गेम मेरे हाथ में है, कितना डिले कर लेंगे करने वाले। एग्जैक्टली वो जो सुकून की इस किस्म की जो बात आती है, लेकिन साथ ही एक और बात सामने आ जाती है जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से वो रातें गुजारते हैं, हम्म। बहुत उनके ऊपर ये तकालीफ हैं। ये जो जो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, ये लोगों के जज्बात भड़काने के लिए है, लेकिन उनको नजर नहीं आती। हाँ जी, मैं ये समझता हूँ कि जैसे कहीं न कहीं जैसे आपको याद होगा, बार बार ये चलता है कि उनको जेल में जहर देने की कोशिश हो रही है, अल्लाह उनकी जिंदगी जो है वो लंबी करे, उनको सेहत दे। ये पता नहीं कौन सा जहर है जो 9 महीने से देने की कोशिश हो रही है, और वो जब अभी जो हाल ही में उनकी तस्वीर भी आई उसमें तो कोई ऐसे असरात नजर नहीं आ रहे थे उसके। मेरा ये ख्याल है कि ये चूरन बेचने के मुख्तलिफ टैक्टिस हैं, मुख्तलिफ बहाने हैं जिनके ऊपर वो इस किस्म की बात कर दी जाती है। ना कोई दलील उसके अंदर होती है, ना ही कुछ ऐसे असरात होते हैं। वो ऐसी एक दुर्फ़ितनी सी छोड़ दी जाती है। लेकिन हम ये सहूलत से अलबत्ता कह सकते हैं कि खान साहब इस टाइम अपनी सियासी जो जंग है, उसके अंदर एक जीतते हुए नज़र आ रहे हैं या इस तरह और से कह बड़ा सकते हैं। बूस्ट मिलेगा उनको, ये जो ख्याल था कि 190 मिलियन पाउंड वाले केस में उनको सजा होना जो है वो बिल्कुल तकरीबन तय है। अब मलिक रियाज अगर पीछे हट गए हैं और वो कहते हैं कि मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, तो फिर जाहिर है कि उस केस में से भी जान निकल जाएगी। वैसे जब मलक रियाज साहब का टच आता है ना, इन ये आप देखिएगा जितनी भी बड़ी-बड़ी जब हमारे यहाँ मुल्क में कोई डील्स हो रही होती हैं, कहीं से मलक रियाज साहब पॉप अप होते हैं और उनका या तो वो डील कराने में कामयाब हो जाते हैं, उनका ज़िक्र ज़रूर होता है हम्म। और उस ज़िक्र के पीछे कहीं न कहीं वो कहीं किसी सिमत में बैठे ज़रूर होते हैं, जहाँ जाके बात बनती है या वो बिगड़ती है। वो अब ये रास्ते का देखना है कि पत्थर नहीं है, वो पारस पत्थर है। जी, अब देखना ये है कि वो इसके अंदर बात बिगाड़ते हैं या बनाते हैं, लेकिन उनका रोल होता हुआ कहीं न कहीं उनका रोल नज़र आता हम्म। चले देखते हैं कि फिर ये जो मामलात चल रहे हैं, हमने मुस्लिम लीग नून और पीटीआई दोनों को डिस्कस किया। दोनों के लिए चैलेंजेस भी हैं, और दोनों जो हैं वो अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस ग्रेट गेम में। जो ग्रेट इक्वलाइजर है वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है फिलहाल। तो ऐसे लगता है कि वो पीटीआई के खिलाफ अपना वजन दूसरी साइड पर डाल रहे हैं। अब आगे जाकर क्या तब्दीली आती है, और हमारे यहाँ मौसम बदलते देर नहीं लगती और उसके साथ ही तरजीहात बदल जाती हैं, इसमें क्या होता है इस पर हम नजर भी रखेंगे और आप आपके सामने भी लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बातचीत आइंदा भी आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी जरूर आगाह किया करें। जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वकार गिलानी आज हमें ज्वाइन नहीं कर सके। जो लोग हमें देख रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।